बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने तमाम देखने वालों को मैं अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और शुक्र करूँगी रब का हमेशा की तरह कि हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि हमें आज की सुबह जो है वो देखने को नसीब हुई। एक नया दिन रब ने हमें ज़िंदगी में अता किया कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और जब मैं इस नए दिन पर रब का शुक्र करती हूँ तो मैं याद करूँ, और कैसे ना याद करूँ, कल लाहौर सानिया में जितने लोग अपनी जान की बाजी हार गए, शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए। क्या सोचा होगा उन्होंने सुबह के लिए, आज के दिन की उनकी क्या प्लानिंग होगी, ये वो बेहतर जानते थे या रब बेहतर जानता था। लेकिन इंसान की हैसियत यही है, यही हमारी सच्चाई है कि अगला लम्हा कब हमसे बेवफा हो जाए, ये ज़िंदगी की डोर कब टूट जाए, ये मैं और आप नहीं जानते। लेकिन जब लोग चले जाते हैं तो उनके साथ जो लोग होते हैं, जो उनसे जुड़े होते हैं, जो उनके प्यारे रिश्ते होते हैं, वो जिस हाल में होते हैं, जिस परेशानी में होते हैं, वो शायद मैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दहशतगर्दों ने फिर एक इस तरह की कार्रवाई की जिसमें उन्होंने मासूम लोगों की जानों से खेला, उनके जज्बातों से खेला। जाने वाले इस दुनिया से चले गए, वो शहीद हुए। शहीदों का दर्जा हमारे दीन ने हमें बताया है कि कितना बड़ा है। मैं उन तमाम शुहदा के लिए दुआ गो हूँ, रब उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके इस आखिरी सफ़र को आसान फ़रमाए। और इसके साथ साथ मैं अपने इस चैनल पर खड़े होकर अपने चैनल की तवस्सुत से उन तमाम लवाहिकीन से जो है वो इज़हार हमदर्दी भी करना चाहूँगी। और हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। यकीनन जिनके साथ होती है वही इस दुख को समझ पाते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके इस गम में हम आपके साथ खड़े हैं। आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी जान सकेंगे। हम आज कोशिश करेंगे कि जिस तरह के अटैक्स ये हो रहे हैं, और अगर मैं कल से एक दिन पहले की बात करूं तो हमारा अपना मीडिया का एक ऐसा यंग लड़का तैमूर जो है, जो समा टीवी पर काम करता था, उसे भी जो है वो अपनी वो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां निभा रहा था, अपना काम कर रहा था और उसे जीने का शहीद हुआ। जो मीडिया पर अटैक हो रहा है, ये जो एक नई लहर शुरू हुई है, कोयटा में भी कल ब्लास्ट हुआ, लाहौर में भी ब्लास्ट हुआ, हर जगह पर इस वक्त इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, इस वक्त हमारा परचम सरनिगू है। ये एकदम से हो क्या गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नई लहर कहाँ से आई है, इस पर आज आप ज़रूर एक बहस देख सकेंगे। बहस क्या कहूँ, एक बात हम करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, कल वर्ल्ड एपिलेप्सी डे जो है वो दुनिया भर में मनाया गया। मिर्गी का आलमी दिन जो है उसे जब मनाया जाता है, या कोई भी आलमी दिन किसी भी बीमारी के हवाले से मनाया जाता है, या उसमें मकसद यही होता है कि उस बीमारी से मुताल्लिक लोगों को आगाही दी जा सके, उन्हें समझाया जा सके कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। और अगर अल्लाह ना करे आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। तो आज भी हम भी आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट पेश कर रहे हैं जिसमें हम ये जो एपिलेप्सी है, ये जो मिर्गी है, इसके हवाले से एक आगाही जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मुअज़्ज़ज़ मेरे मेहमान हैं, एपिलेप्सी के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बेशुमार पेशेंट्स जो हैं वो इनसे ठीक हो चुके हैं, माशाल्लाह से अब अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। डॉक्टर आरिफ हैरेकर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह करम है, दुआ है, बिल्कुल खैरियत से हैं जी। एक नया दिन जी, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि आप इस प्लेटफॉर्म में हम कम से कम लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अहम चीज़ें पर गुफ्तगू करते रहते हैं। इससे पहले कि आज के नए दिन का आगाज़ करूं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं कि जो कल का सामिया है, जो इवेंट हुआ है कल का, वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। और जिन लोगों की जो ब्रेड अर्नर्स हैं, आप सोचें एक शख्स जो अपनी पूरे घर की रनिंग करता है, या उसके पैसों से पूरी घर की रनिंग होती है, बाल बच्चे हैं, 6-6 7-7 बच्चे हैं,
वो दुनिया से चला जाए तो क्या सूरत हाल होती है। अच्छा वेरी सैड अच्छा अबाउट। डॉक्टर साहब, मैं ना ये जुमला कल भी सुन रही थी बहुत सारे लोगों से, लेकिन उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना कमाने वाले होंगे। हमें लोगों की तो ज़रूरत होती है ना। हम यही क्यों कहते हैं कि एक कमाने वाला था जो वो चला गया। एक शख्स की अपनी भी एक हैसियत होती है, उसकी एक वैल्यू होती है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं डेफ़िनेटली वो लॉन्ग टर्म में हमें परेशान कर रही होती है, तो इसलिए हम इसी ज़ाविये से सोचते हैं। लेकिन रिश्तों की बड़ी अहमियत है। और हमने पाकिस्तान में ना सिर्फ मीडिया वालों पर अटैक होते हुए देखे, डॉक्टर्स भी जो है वो इसका शिकार रहे, प्रोफेसर्स रहे, मीडिया रहा, एक आम शख्स रहा, एक सड़क पर खड़ा हुआ शख्स रहा। और इस हादसे में तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी जान की बाजी हारी है। तो अल्लाह हम सबको महफूज ना सिर्फ हलाकतें होती हैं डॉक्टरों की, बल्कि खौफ से डॉक्टर काम करता है। खौफ से काम। डॉक्टर जब कामयाब होता है, जब वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, उसका नाम पैदा होता है, बहुत और खौफ में चला जाता है कि क्या होने वाला है। और एक टाइम तो मैं खुद ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही थी, एकदम से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको एक टाइम पर भत्ते की पर्चियाँ आई और उनको धमकियाँ दी गई, और वो कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर्स को तो मार भी दिया गया, उनसे जीने का हक छीन लिया गया। कितनी लंबी ज़िंदगी होती है ना। माँ बाप कितना इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी मोहब्बत एक बच्चे को कामयाब करने के पीछे। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आज यहाँ पहुँचे हैं तो पीछे कितना कुछ है, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। लोग 30-30, 40-40 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो उन्होंने कुछ भी, दे हैव डन नथिंग इन लाइफ। आप सोचें इतनी मेहनत के बाद उनको मार दिया जाता है। इमेजिन द कोलोसल लॉस यार। एक बुलेट, अब आप देखिए ना, कल भी जो हुआ उसमें एक खुदकुश हमलावर था। उसके डॉक्टर साहब, आप तो लोगों की आप न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आप समझते भी हैं लोगों को। ये जो अपने आप को मार देने का खौफ होता है, ये तो बहुत एक अजीब खौफनाक सी चीज़ है। लेकिन ऐसा क्या आपके जहन में ऐसी कौन सी चीज़ डाली जाती है, मेंटली आपको किस स्टेट ऑफ माइंड पर लाया जाता है कि एक 16, और बताया ये जा रहा है, जो मैंने सुना है कि 16 और 18 साल की दरमियान की उसकी उम्र थी। इतना ब्रेन वॉश उनको किया जाता है, इतना ब्रेन वॉश उस वक्त तो जिंदगी आपको सबसे ज़्यादा हसीन लग रही होती है। कोई आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखी नहीं होती है, तो आपको लगता है हर चीज़ फैंटेसी है। तो उसमें आपको ये कहना कि आप जाएंगे और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये क्या होता, क्या ये ब्रेन का क्या मामला है? ये बस ये है कि अच्छा, ये उन पे इन्फ्लुएंस करता है जो खैर एजुकेशन और नॉन एजुकेशन है, ऑल्सो इवन एजुकेटेड पीपल कैन डू दैट। यस यस, हमने कितने देखे हैं एजुकेटेड लोगों के साथ भी ये होता है। तो इसमें ये होता है कि बेचारे गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, उनके पैसा नहीं होता है, उन्हें पैसे की लालच दी जाती है, उन्हें फिर आगे जन्नत की लालच दी जाती है। यू नो एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस देयर माइंड्स। राइट। और वो वाली बात है कि जो हमारे जो गरीब हैं, जो मदरसों में हैं, उनके अलावा भी लोग हैं, इवन लिखे पढ़े लोग, वही तो लिखे पढ़े लोग तो उनको आगे बढ़ाते हैं। ऑल ऑफ देम आर सेलिंग द सेम बोर्ड। अच्छा, तो मतलब हमारा, अगर मैं अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करूं, तो आप ये कह रहे हैं एक चीज़ को आप जिस तरह सामने वाले को के सामने प्रिटेंड करेंगे, वो उसको उस पिक्चर को वैसे ही अपने जहन में रखेगा। ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है, ये क्या प्रोसीजर होता है? ये भी एक मेथोडोलॉजी होती है जी। ये खास एक ट्रेनिंग होती है। हाँ। एवरीवन कैन नॉट बी ब्रेन वॉश्ड। ओके। और ठीक ठाक लोगों को भी आप तब बदल सकते हैं, उनके दिमाग, उनकी सोच को बदल सकते हैं, उनके सोच को रिवर्ट कर सकते हैं, और उनकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी काबिलियत से, अपनी टेक्निक से ब्रेन वॉशिंग की। तो इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। लेकिन जिसको वो कर देते हैं, तो वो आप देखें क्या होता है, वो अपने जैकेट बांध के चले जाते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपने आप को मार। और वो कहते हैं कि मैं बस के बाद जन्नत में जाऊंगा, और यहाँ हुरे नहीं है, वहाँ हुरे हैं, पता नहीं व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें इसमें। सही। तो आप कह रहे हैं कि ये ब्रेन वॉशिंग भी जो है, ये भी एक तरीके से एक पूरी स्टडी है जो आप करते होंगे। एग्जैक्टली, कि आप एक सामने वाले के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप अपने घर के 4 लोगों को नहीं चला पाते। आप जो एक माँ ने पैदा किए होते हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चे को संभाल के कंट्रोल करके चलाना। वो कंप्लेन करी होती है, मेरा बच्चा मुझे नहीं सुन रहा, मुझे नहीं समझ रहा। तो ये किस लेवल पर जाकर अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें,
वो कहाँ बैठ रहे हैं, वो किन से मिल रहे हैं, उनकी एक्टिविटी अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेंज हो रही है तो उन पे नज़र रखें। बच्चों का अगवा होना, बच्चों का गायब हो जाना या ये तमाम चीज़ों, पता नहीं कौन किसका बच्चा होगा, क्या होगा। एक इंसान इस दुनिया में आता तो वो उस वक्त तो ये सोच के नहीं आता कि मैं क्राइम करूँगा। जिस तरह की उसको सोहबत मिलती है, जिस तरह के लोगों में वो रहता है, वो तमाम सिचुएशंस उससे क्राइम करवाती हैं। राइट डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो मैंने कहा सारा मामला ही ब्रेन का है तो मैं आपसे कुछ डिस्कस भी करूं। जैसे कि मैं अभी स्टार्ट में भी डिस्कस कर रही थी कि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे जो है उसको मनाया गया ताकि मिर्गी के हवाले से आगाही जो है वो लोगों को पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब, मिर्गी जो है एक खौफनाक लफ्ज़ है, सुन के ही डर लगता है। ज़रा समझाएं ये क्या होता है और उसमें होता क्या है इंसान के साथ? जी एक तो कल जो था 13 फेब वो दी वर्ल्ड एपिलेप्सी डे या आलमी मिर्गी का आलमी दिन जी, और हमने बेशुमार प्रोग्राम किए, कल भी प्रेस क्लब में हुआ था। तो मिर्गी जो है एक आप देखें दिमाग के अंदर जो शरियाने होते हैं जी, उनकी एक्टिविटी होती है। सही। एक एक्टिविटी चलती रहती है और सारा दिमाग काम करता रहता है। जब उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है फॉर मेनी रीजंस, जब उनकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि उसके अंदर से एक शुआएं निकलती है, उनके अंदर से एक हाइपर एक्टिविटी निकलती है, उनके अंदर से एक इंक्रीज एक्टिविटी निकलती है। वो एक्टिविटी जब शो करती है इंसान के जिस्म पे तो इंसान पे वो हावी आ जाती है। और उसके प्रेजेंटेशंस या मैनिफेस्टेशंस कई किस्म के होते हैं। एक तो वो आम मिर्गी होती है जो आप देखते हैं सड़कों पे कि आदमी को हाथ पे रगड़ गया, मुंह से झाग निकल गई, गिर गया, उसका पेशाब निकल गया, उसकी ज़ुबान कट गई और उसके चोटें लग गई उसको। एक तो वो मिर्गी होती है जो मेजर एपिलेप्सी होती है, जो आम तौर पे 15 से लेके 20-25 साल की उम्र में शुरुआत होती है इसकी। अच्छा। हाँ, उसे कहते हैं इडियोपैथिक, मतलब उसकी कोई वजह नहीं होती। ओके। जितने भी आप टेस्ट कराएंगे, एक खास टेस्ट, मखसूस टेस्ट होता है इसका जिसे हम EEG कहते हैं। EEG जो है वो ख़ास तौर पे मिर्गी के लिए होता है। उसमें नींद को कम करके आप स्लीप डिप्रेशन कराते हैं और टेस्ट करते हैं। वो नॉर्मल भी आए तो फिर भी वो मिर्गी के दौरे होते हैं। अगर एक दौरा पड़े इंसान को और उसके बाद चांसेस ये हैं कि 30, 40, 50, 60, 70 लोगों में % में दौरा सेकंड पड़ता नहीं है। एक दौरे को एपिलेप्सी नहीं कहते, एक दौरे को सीजर कहते हैं। सीजर मतलब दौरा, ठीक है? राइट। हाँ, मिर्गी का मर्ज, लेकिन वो मिर्गी का दौरा नहीं होता। नहीं, वो मिर्गी का एक दौरा जो होता है ना, हाँ। वो फिर वो मिर्गी का मर्ज नहीं होता, मिर्गी का दौरा होता है। ठीक है, तो वो एपिलेप्सी नहीं होती, वो सीजर होता है। अगर एक से ज्यादा पड़ जाए तो देन द पेशेंट इज एन एपिलेप्टिक। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी तो होता है ना, अगर एक आपको पड़ा, जिस तरह आपने कहा कि 20 से 25 साल की उम्र से ये चीज़ स्टार्ट होती है, अगर खुदा ना खास्ता आपको इस तरह का कोई जो है वो दौरा पड़ता है तो वो जो नेक्स्ट है वो मे बी कुछ महीनों बाद हो। हाँ, वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद हो। तो अगर फर्स्ट आपकी कंडीशन ऐसी हुई है कि आप एकदम से बेहोश हो गए हैं, आपके मुंह से झाग निकलने लग गई है, आपके अंदर कपकपाहट सी आ गई है, तो ये सारी कंडीशन जो है ये दौरे की कंडीशन होती है। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है तो आप समझ ही नहीं पाते ना कि आपके साथ क्या हो रहा है, और शायद उस वक्त आप तो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते होंगे, आपको नहीं पता। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वही उस टाइम अगर आपको डील कर पाएँ, तो आप कह रहे हैं उसको भी तो रिपोर्ट करना होगा ना जाके डॉक्टर से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहला दौरा पड़ जाए उसके बाद आप उसको टेस्ट कराएं, EEG। अगर EEG में दौरे आ रहे हैं तो वो फिर ट्रीटमेंट इज फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। अगर EEG नॉर्मल आता है और एक दौरा पड़ता है तो उसमें बहुत से चांसेस ये भी हैं कि दूसरा दौरा कभी भी ना पड़े। अच्छा, तो क्यों हम उनको दवाई के असरात से उनके असरात डालें उनके ऊपर, क्योंकि हर दवाई जो काम करती है उसके असरात भी होते हैं और मुज़िर असरात भी होते हैं। सो एवरी इफेक्टिव ड्रग ऑल्सो हैज साइड इफेक्ट्स। तो अगर एक इंसान को चांसेस हैं 30 to 40 to 50% कि उसको दूसरा दौरा नहीं पड़ेगा, तो हम व्हाई शुड वी सब्जेक्ट दैट इंडिविजुअल टू 3 years ऑफ ट्रीटमेंट विद ड्रग्स दैट कैन हैव साइड इफेक्ट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर एक के बाद दूसरा पड़ जाए तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। एक के बाद दूसरा पड़ जाए मीन्स ही इज एन एपिलेप्टिक, देन यू हैव टू ट्रीट हिम। अगर EEG नॉर्मल भी आएगी देन यू हैव टू ट्रीट हिम। सो ही इज नाउ एन एपिलेप्टिक एंड मस्ट बी ट्रीटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं क्या ये मौरूसी बीमारी है? मौरूसी भी हो सकती है, ऐसा भी है। मेरे पास एक फैमिली है जिसमें 3 बेटी हैं, तीनों को है। तीनों को है? ऑल 3 sisters have them।
एंड दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। क्योंकि मसला ये होता है कि यंग लड़कियों में जब होता है तो एक स्टिग्मा बन जाता है, एक लोगों में खौफ आ जाता है कि भाई इसको पता नहीं जिन्नात हैं, जिन भूत हैं, क्या है, क्या बीमारी है, तो शादी वादी, फ्यूचर, फैमिली, ऑल दिस इज अफेक्टेड। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये तो अगर आप, अब तो लोगों ने फिर भी बहुत ज़्यादा अपने जहनों को खोल दिया है, चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे हैं, वरना डेफिनेटली आज भी बहुत सारे ऐसे लोग समझते होंगे कि अगर एक शख्स के मुंह वो एकदम से कपकपा रहा है और बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकल रही है, तो हम यही कहते हैं कि जिन का या सेब का इस पर कोई साया हो गया और उसके बाद उस पर एकदम से वो हावी होता है और उसके बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसी ताकतें नहीं हैं, मैं कौन होती हूँ इनसे इनकार करने वाली, जब कुरान में तमाम चीज़ें कह दी गई। लेकिन हो सकता है कि वो उसको मिर्गी की वजह से ये तमाम सिचुएशन हो रही हो, तो हम जाके बाबाओं से उनको डंडे पड़वाते रहते हैं कि इसके अंदर से जिन निकल जाए, लेकिन मिर्गी पे हम काम नहीं करते। और अच्छा इसको लाइलाज कहा जाता है कि एक लाइलाज नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये दिस इज द मैसेज आई एम हियर टू गिव यू एंड टू पीपल हु आर लिसनिंग कि मिर्गी का इलाज है, ठीक, मिर्गी ला इलाज नहीं है। सही डॉक्टर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज हम बैठे ही इसलिए हैं कि जो मिथ्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जाए कि मिर्गी जो है वो ला इलाज नहीं है, बल्कि इसका इलाज मुमकिन है। एक मिर्गी का मरीज़ भी एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोफेसर आरिफ अरेकर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसे एकदम से दौरा सा पड़ता हो, वो बेहोश हो जाता हो, उसके मुंह से झाग निकलने लग जाती हो। ख़वातीन के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है जो मिर्गी की मरीज़ होती हैं, किचन में काम करते हुए जो है, मैंने ऐसे भी केसेस देखे जब हम बर्न सेंटर के कुछ लोग हमारे पास मौजूद थे डॉक्टर साहब के, ख़वातीन काम कर रही हैं और एकदम से उनको दौरा पड़ा और रोटी पकाते हुए तवे पर ही जो है वो उनका चेहरा गिर गया और चेहरा जो है वो उनका जल गया। या इस तरह की कंडीशन गाड़ी चलाते हुए लोगों के साथ होता है, बाइक चला रहे हैं और अगर हुआ तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है और वो मुमकिन है और दवाइयाँ भी मिलती हैं पाकिस्तान में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक चीज़ में आप मेरे तमाम देखने वालों के लिए ये समझा दीजिए, जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उस कंडीशन में उनके साथ क्या कुछ होता है। एक तो नॉर्मल हमें पता है ना, मुंह से झाग निकलेगी या बेहोश होगा, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं कि कम से कम लोग ये समझ सकें कि भाई ये जिन नहीं आया हुआ, ये इसको दौरा पड़ा हुआ है, इसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, वो समझा दीजिए। देखें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि सिम्टम्स बहुत किस्म के होते हैं। ठीक है, वो बताइए। देखें दौरे कई किस्म के होते हैं, 15, 20, 40 किस्म के दौरे होते हैं। एक दौरा नहीं होता जो मिर्गी जो बंदा गिर गया, ऐसा भी होता है बंदा ना गिरे, आपको पता भी नहीं चला उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कोई 10 सेकंड खत्म हो गया, दौरा खत्म हो गया, और तो पता भी ब्लैंक स्पेल्स कहते हैं। मैं ये तो समझा रहा हूँ, ब्लैंक स्पेल्स कहते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो दौरा जिसमें पेशाब खारिज हो जाता है, पखाना खारिज हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है, चोट लग जाती है, बंदा गिर जाता है और जुबान कट जाती है, खून निकल जाता है, वो सब तो एक दौरा जो आपको नजर आता है। उसके अलावा भी बहुत किस्म के दौरे हैं, ऐसे भी दौरे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों में, अच्छा दौरे बच्चों में ज्यादा पड़ते हैं बनिस्बत बड़ों में। बच्चों के अंदर दौरे ज्यादा पड़ते हैं बनिस्बत बड़ों में, ये आप याद रखें हमेशा। और दूसरी बात ये है, इतना छोटा दौरा होता है कि एक बच्चा स्कूल में क्लास में बैठा है, टीचर ने उससे बात की, उसने गर्दन हिलाई और आपने कहा, आपने कुछ कहा, यार तुम क्यों ध्यान नहीं दे रहे मेरी बातों पे? तो वो कहता था मैं तो ध्यान दे रहा हूँ, वो लॉस्ट हो जाता है। मैं तो ध्यान दे रहा हूँ। नहीं, मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तुम इधर उधर देखने लग जाते हो। फॉर दैट 10 seconds ही इज गॉट अ ब्लैंक स्पेल। उसको पहले जमाने में पेटीमाल एपिलेप्सी कहते थे। अंडर 10 सेकंड वो मिर्गी का दौरा है। लेकिन इसको आप कैसे डायग्नोज करेंगे? ये तो शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता हो कि एकदम से आपको लगता है आप इस दुनिया में थे ही नहीं ना, आप गायब हो गए थे कुछ सेकंड्स के लिए। ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको लेट में गिव यू एन एग्जांपल। मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी वाइफ जो है शी इज अ डॉक्टर। उनके साथ होता ये, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। वो जब भी ट्रैवल करते थे पिछले 3-4 महीने में कई दफा ऐसा हुआ है कि उनकी वाइफ ने कोई चीज रखी और वो भूल गई कि कहाँ रखी थी। एक दफा उनके साथ अभी रिसेंटली ये हुआ कि उनकी वाइफ को उन्होंने पासपोर्ट दिया, वो कहीं आगे पीछे हो गए, उन्होंने कहा यार तुम पकड़ो पासपोर्ट, में आ रहा हूँ।
वाइफ कहीं चली गई, उन्होंने पासपोर्ट रख दिया, वापस है जी पासपोर्ट कहाँ है, मुझे तो आपने दिया ही नहीं। वो कहती हैं अरे मैं अभी तुम्हें देखे गया हूँ। इतना मुश्किल हुआ उनको पासपोर्ट के बगैर, उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल किया, वो यहाँ है, इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे कि भाई इसको डिमेंशिया हो गया है, इसको भूलने की बीमारी हो गई है। वो सब, वो कोई भी भूलने की बीमारी नहीं थी। सब करने कराने के बाद जब मेरे पास वो आए, मैंने देखा तो वो जो कैफियत होती थी उनको, वो सिर्फ आधे मिनट की 1 मिनट की होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती थी। फिर मैंने उनको पूरी रात जगाया, सुने पूरी रात जगाया, नहीं कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता था, पता भी चलता। मैंने उनको पूरी रात जगाया, फिर ईजी का टेस्ट किया, उसमें दौरा निकला है। हमने उनको दौरों की दवाई दी, वो खत्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ऐसा होता है, बहुत सारी खवातीन देखने वाली होती होंगी जो कह रही होंगी किचन से निकले आप, या आप फ्रिज तक गए, आपने फ्रिज खोला, आपको याद ही नहीं था आप क्यों आए थे, आप वापस चले गए। और फिर आप दोबारा आते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ऐसा क्या था, मतलब आप जिस काम के लिए जा रहे होते हैं आपको याद ही नहीं होता कि वो चीज़ क्या है। तो ये तो भूलने की बीमारी नहीं है। लेकिन भूलने की बीमारी का मतलब ये है, आप फॉर एग्जाम्पल नमाज भूल जाएं, रकात भूल जाएं, या कोई चीज़ भूल जाएं, चाबी भूल जाएं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप कंसिस्टेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे पासपोर्ट कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने उसकी वाइफ के हाथ में पासपोर्ट दिया, उन्होंने उनको दौरा पड़ गया, दौरे में बिल्कुल चलती फिरती रही, नहीं चलती फिरती रही दौरे में। उन्होंने कहीं जाके पासपोर्ट रख दिया, वापस आई तो उन्होंने कहा मैंने पासपोर्ट, यार मुझे तो आपने कुछ दिया ही नहीं, दौरा खत्म हो गया, एवरीथिंग स्टॉप, नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इस तरह की कंडीशन में, इनको ब्लैंक स्पेल्स कहते हैं, ब्लैंक स्पेल्स आप कहते हैं, लेकिन इसमें ये जो ब्लैंक हो जाता है इंसान कुछ लम्हे के लिए, ये पता नहीं किसी शख्स को कितने अरसे से हो रहे हो, इसको पता भी ना चल रहा हो, तो फिर इसका नुकसान क्या हो जाता होगा ज़हन पर? जो इस तरह की होता है, आप इतना नुकसान होता है कि आप सोच नहीं सकती। यानी आप एक सोचे हैं कि अगर एक साहेब के बीवी को ये हो जाए और वो बार बार करती रही, तो वो तो समझेगा ये मुझसे कोई नाराजगी इसके अंदर है, या ये मुझसे जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसा बहुत हुआ है, शी कैन बी डाइवोर्स, कैलामिटी हो सकती है हुजूर, कैलामिटी हो सकती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इसकी डायग्नोसिस निहायत ही ज़रूरी है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने क्यों आया, सब कोई ख़ास बात नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। भाई कितने देर के लिए भूलती हैं, फिर याद आ जाता है। अच्छा। तो मैंने बहुत सी भूलने की बहुत सी दवाइयां खाई हैं, डिप्रेशन खाई है, लेकिन आज तक मैं ठीक नहीं हुई। मैं 10 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। दौरे पड़ रहे हैं, जब आप दौरे को डायग्नोज करेंगे और दौरे की दवाई देंगे, वो ठीक होगी, खत्म, अच्छा, whole thing is gone। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम होती होगी, वो नाम नहीं याद रख पाते, नाम भूल नहीं, वो तो एक वो एक याददाश्त का नॉर्मल फिनोमेना, ऐसा कई दफा होता है। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं भी घबरा रही थी के डॉक्टर साहब इस तरह की बात बता रहे हैं कि मुझे ऐसा होता है कभी कभी, मुझे मैं याद नहीं रख पाती नाम। तो ये आप कह रहे हैं कि ये एक डिफरेंट फिनोमेना है, ये आपके अपनी जब आपका जहन थक जाता है, आपके न्यूरॉन्स जो दिमाग के शरियाने हैं वो थक जाते हैं, तो यू कैन हैव दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि आपको रिकॉल आपका कम हो जाता है, रजिस्टर नहीं कर पाते। दैट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना। आप ये कह रहे हैं अगर कोई बहुत आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ख़ास हो रही होती हैं आपकी, जो आप अपने अपनों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आप मुसलसल जो है आपकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आप बार बार कोई चीज़ करते हैं और वो गलत हो जाती है, आप भूल जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि मे बी जो है, और आपको सही मॉलेज के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि हर जीपी। दूसरी बात है, इस प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू द यंग डॉक्टर्स एंड द जनरल प्रैक्टिशनर जो आम गलियों में बैठे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा कभी भी कोई मर्ज आपके पास आए जिसको आपको समझना है, तो प्लीज डोंट हैंग ऑन टू द पेशेंट। आपको पता है वेयर टू सेंड हिम, और यू मस्ट सेंड हिम इन टाइम। अगर एक बच्चे को बार बार दौरे पड़ते हैं तो उसका दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है परमानेंटली, एंड दैट्स कॉल्ड पोस्ट इक्टल सेरेब्रल डैमेज। इससे पहले कि उसका जहन खराब हो जाए, इससे पहले कि वो मिर्गी का मर्ज जो है उसके जहन पे चोट कायम करे या जख्म कायम करे, आप उसको सही मॉलेज की तरफ रुजू करें या भेजें, ताकि उसकी ट्रीटमेंट इन टाइम हो, बिफोर एनीथिंग हैपेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आपने भी सिचुएशन बताई थी कि क्लासरूम में एक बच्चा जो है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, या वो टीचर की बात को जो है वो वैल्यू ही नहीं कर पा रहा होता या सुन नहीं पा रहा होता, तो उसकी कंप्लेंट्स बहुत आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन या टीचर्स को जो है वो सही रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो पेरेंट्स जो टीचर मीटिंग होती है उसमें अक्सर ये कंप्लेन आती है, और फिर वो उस पर होता है कि आप बच्चे को आपने मारपीट की या उसको डांटा डपटा। हम डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि आखिर ऐसा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बताऊं कि 30 साल पहले जी
जब शायद हम 3-4 ही पूरे इसमें कराची में न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो मुझे स्कूलों में से काफ़ी वो आता था कि साहब ये बच्चे को नफ्सियाती प्रॉब्लम है, सुने नफ्सियाती प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये ध्यान नहीं देता है, ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो कोई बीमारी और होती है, और वो चले जाते थे साइकेट्रिस्ट के पास, और साइकेट्रिस्ट को घुमाते रहते थे और उसके बाद पता लगता था कि वो ठीक ही नहीं हो रहे। आप जितनी भी दवाइयाँ देंगे डिप्रेशन की, वो ठीक नहीं, वो तो मिर्गी के दौरे थे ना, ट्रीटमेंट तो मिर्गी का था। जब वो हमारे पास आते थे, हम उसको एवेल्यूएट करते थे, उनकी ईजी कराते थे, मिर्गी की दवाई से वो ठीक हो जाती। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक बार इस बारे में पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त जो है उसकी टर्म नहीं याद, मे बी आप जो है अब मुझे बता सकें कि एक बच्चा है जिसे अपनी हर ज़रूरत का पता है, उसको पता है कि ये मेरे स्पेशल डेज़ हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, ये कौन है, तमाम रिश्तों का, हर चीज़ का उसको एहसास है। लेकिन जब स्कूल में पढ़ने आप उसको बिठाते हैं तो जो लफ्ज़ हैं, जो बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें होती हैं, उसको ऐसा लग रहा होता है कि मेरे सामने सब चीज़ें घूम रही हैं। सिर्फ पढ़ाई पे या स्कूल जाकर जो है वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी जो है वो उसकी क्रिएट हो जाती है, बाकी वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये ऐसे बच्चे क्यों हो जाते हैं, ऐसी क्या सिचुएशन होती है? देखें, एक तो ये है कि एक बच्चा नॉर्मल होता है लेकिन वो पढ़ाई में ठीक नहीं होता, वो डिसलेक्सिया है, दैट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर, ओके, दैट गोज इनटू द डोमेन ऑफ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, वो तो है। लेकिन अगर एक बच्चा जो स्कूल में जाता है, उसको चक्कर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या उसको घुमेरी हो जाती है, इवन दैट इज एपिलेप्सी, वर्टिजिनस एपिलेप्सी, ऐसा भी होता है। एक बंदे को चक्कर, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि लोगों को चक्कर आते हैं और थोड़ी देर के लिए चक्कर आते हैं, कोई 15-20 सेकंड के लिए, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर चक्कर फिर ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा। अब वो कहते हैं चक्कर आ रही है, चक्कर की दवाई दें, नहीं, दैट इज वर्टिजिनस एपिलेप्सी। ये भी आप देखें ना, जब तक आप तशवीश नहीं करेंगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं होगी, आप डायग्नोज कैसे करेंगे? सो द बेसिक थिंग इज, दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, हमें ये प्लेटफॉर्म से ये मैसेज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए कि यहाँ पर आप दवाइयाँ पैदा करें, आप टास्क फोर्स पैदा करें। अब हमारा पड़ोसी है इंडिया, इतने टास्क फोर्स है वहाँ पे, और दे लुक आफ्टर द जनरल पब्लिक। हम जनरल पब्लिक की बात करें, हमारे जो 70% है वो तो गरीब लोग हैं ना, द पॉवर्टी एंड द बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको कौन एड्रेस करेगा, उसको कौन ट्रीट करेगा? जो हमारे सिविल अस्पताल हैं, जिन्हें ना दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर, ना कोई ट्रेन बंदा है, और भी उनको तो बेचारों को बड़ी बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये हाल है, जो आप पैसे से भी दवा खरीदते हैं, वो भी आपको इंजेक्शन है, पानी दे रहे हैं, आपको एक्सपायरी दवा दे रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी जो स्टंट्स का कितना प्रॉब्लम हुआ था, अभी जो फार्मेसी का ये जो सब हो रहा है मामला, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज से कोई 30 साल पहले जब मैं नई प्रैक्टिस शुरू की थी, तो बंदे को हम सिविल अस्पताल में एक वैलियम देते थे ना, वो सो जाता था। अब 5-6 साल पहले एक बढ़िया मेरे पाया, कहने लगा साहब कोई दवाई आपको, मैंने कहा यार मैं तुम्हें वैलियम दी, कहता मैं तो 4 खा गया, ये तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यानी आप इमेजिन करें कि वैलियम के अंदर कितने, कोई भी दवाई लें, वैलियम तो एक गोली है, हर गोली के अंदर 5 to 10% दवाई होती है। हाउ विल इट, तो इसलिए लोगों को मजबूरन इंपोर्टेड दवाई लेनी पड़ती है। और आप ये जिस दवा का नाम ले रहे हैं, ये तो इतनी खतरनाक है कि आप सो जाएं तो कितना टाइम आप बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारे पास बेसिक्स, हम बेसिक्स पे बात हमें करनी चाहिए कि जो गरीब आदमी है उसका क्या होगा यार, जो अफोर्डिंग है वो तो कर सकता है। वो तो देखिए 2 किस्म की एपिलेप्सी की दवाइयाँ होती हैं, एक तो पुरानी जो किस्म की फर्स्ट लाइन कहते हैं, और जो नई किस्म की आई है सेकंड लाइन मेडिसिन आर मच बेटर ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है? नहीं, बेसिक ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन आप देखें ना करप्शन, कहीं 1 रुपए की है, कहीं 4 की है, उसमें 10% दवाई होगी तो वो क्या होगा, नीचे से ऊपर। हाउ विल यू कंट्रोल द डिसऑर्डर जब उसमें दवाई नहीं होगी? एग्जैक्टली, लेकिन ये भी दूसरा मरहला है। पहला मरहला ये है कि आपने तशखीस करनी है अपने मर्ज़ की, आपने अपनी मदद करनी है, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसे छुपाएं नहीं। हमारे साथ होता क्या है, कुछ भी हो रहा होता है ना तबीयत में भी, तो हम उसको छुपा रहे होते हैं। हमें ये होता है कि हमारे घर वाले परेशान ना हो जाएं, या मैं किसी को, और फिर डॉक्टर के पास तो हम जाना अपने लिए ज़रूरी समझते ही नहीं हैं। अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा दर्द या कोई चोट लग जाना या कहीं से ब्लीडिंग हो जाना, ये हमारे लिए डॉक्टर के पास जाने का एक राब्ता बनता है। अदरवाइज़ इस तरह की जो कंडीशंस हो रही होती हैं, इसको हम इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते। जब तक दर्द नहीं होगा हमें लगेगा कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर आपको पता है हमारा कैलकुलेशन कितना है, इस वक्त 2 मिलियन लोग मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं पाकिस्तान में। 20 लाख पीपल जो डायग्नोज्ड हैं, 20 लाख पीपल, yes, 20 lakh people are suffering from the disorder called epilepsy in this country called Pakistan. तो सवाल ये है कि आप just imagine the calamity, the mammoth proportion of people who are affected,
तो इसके लिए कितना बड़ा काम करना जरूरी है। बेशुमार बच्चे जो हैं वो माजूर हो गए हैं, बार बार दौरे पड़ते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, और हमारे पास गुर्बत ही गुर्बत है। आप देखें, दूसरी बात यह है कि हमारे जो सूरत हाल है, हमारे जो मैटरनिटी होम्स हैं, सिविल अस्पताल के मैटरनिटी होम को जाकर देखें, बाई वर्ड कुछ भी नहीं है, उनके वेंटिलेटर नहीं है। जब ऐसा करेंगे, जब बच्चा पैदा होगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको वेंटिलेट नहीं कर सकेंगे, उसको इंक्यूबेट नहीं कर सकेंगे, तो उसके अंदर तो मर्ज हो जाएगा मिर्गी का, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फेंटाइल न्यूनेटल सीजर, और वो हमेशा के लिए बच्चा जो है वो माजूरियत का शिकार होगा। तो वी मस्ट एड्रेस द इश्यूज ऑफ मैटरनिटी होम्स। उसमें गंदगी है, उसमें इन्फेक्शन है, उसमें पुअर हाइजीन है, उसमें टोटली डिसअरे है। तो मतलब कहने का ये है कि जब तक हम इन चीजों को, जब तक हम उसका तो बहुत ही बुरा हाल है, और वहाँ पर तो जब आप जाते हैं तो वो आपको समझते हैं, जो वहाँ लोग मौजूद हैं, कि जिस तरह पता नहीं वहाँ पे कौन सा एहसान कर रहे हैं। हालांकि सरकार की जगह है और आप स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को जो है वो फ्री मेडिकल अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो फिर उसमें इस तरह की हरकतें कम से कम ना करें। एक ब्रेक का मुझे कहा गया डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के हवाले से, एक आगाही जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी जो हैं वो अजीब सी बातें, अजीब सी चीज़ें जो हैं वो लोगों में फैली हुई हैं। अगर किसी शख्स को, अब तो डॉक्टर साहब ये भी बात कह रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई अलामत ना भी हो तो आपके माइंड को जो है वो ये चीज़ ख़राब करी होती है, जो खामोशी से जो है दौरे की कंडीशन होती है और वो ज़ाहिर भी नहीं हो पाती। अच्छा, ऐसी जब कंडीशन होती है, आपने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सुनी होंगी कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो जूता सुंघा के ऐसे मरीज़ को जो है वो होश में लाया जाता है, या इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अगर ऐसे किसी शख्स को इस तरह का ज़ाहिरी तौर पर कंडीशन हो जाती है, क्या करना चाहिए? जी मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है आपने। देखें, मिर्गी का जो दौरा है जो आपको नजर आता है वो 3 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ठीक है। 3 से 5 मिनट के बाद ये खुद ही खत्म हो जाता है, खुद ही अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद पेशेंट जो है वो कुछ देर के लिए या तो पड़ा रहता है, या वो नींद में चला जाता है, या कन्फ्यूजनल स्टेट में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजनल स्टेट, पोस्ट इक्टल स्लीप। दौरा जो है वो 3 से 5 मिनट तक के बाद खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो दौरा लगातार लंबा चले जाए तो फिर वो बहुत ही खतरनाक होता है, और उसे हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और अगर एक दौरा बार बार, जैसे दौरा हुआ फिर थोड़ी देर का फिर दौरा हुआ, उसे हम कहते हैं सीरियल एपिलेप्सी। ये दोनों जो दौरे हैं, दोनों किस्म के दौरे हैं, बड़े खतरनाक हैं, इनमें मोर्टेलिटी बहुत हाई है। और स्टेटस एपिलेप्टिक्स को अगर ट्रीट ना किया जाए, जो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ ट्रीट करना, कहाँ अगर किसी घर में हो रहा है, कहाँ बेचारा गरीब पहुंचेगा, और जहाँ वो पहुंचेगा भी तो वो डॉक्टर को तो पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। सही, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली। और आप जो कह रहे हैं ना कि एक घरेलू औरत है, अगर उसके साथ ये मसला है, वो घर में है, उसके बच्चे हैं, घर में 10 तरह की चीज़ होती है। ये टेबल कोई अगर आप देखें, अल्लाह ना करे अगर कोई यहाँ गिर जाए, इसका कॉर्नर भी लग जाए तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। अपने घर में, जब घर में हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो हम ख्याल करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे उनको तकलीफ हो। तो मुझे लगता है जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हें भी अपने रूम, जिस जगह वो रहते हैं, उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर वो हो जाए। और हम लोगों के मर्ज में मुब्तला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल बंदे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो फिर अगर किसी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो हम वैसे ही चेंज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये भी एक इशू है ना। एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँ, खैर ये जो आपने बात की जूते सुंघाने की, देखिए 3 से 5 मिनट के बाद तो वैसे ही दौरा खत्म हो जाता है। ठीक है। वेदर यू डू इट कि जूते सुंघाएं या ना सुंघाएं, दौरा खत्म हो जाता है। उससे क्या होता है जूते सुंघाने? कुछ नहीं होता ना, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। 5 मिनट के बाद तो दौरा वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आप जूते सुंघाएं या परफ्यूम सुंघाएं, जो भी सुंघाएंगे, दौरा वैसे ही खत्म हो गया। सुंघाएंगे तो खत्म हो गया, नहीं सुंघाएं उसकी तो लिमिटेशन होती है 3 to 5 मिनट। वो तो दिस इज जस्ट होल थिंग। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द मैसेज। मेरे पास पता है 20,000 पेशेंट है इस वक्त दौरे के जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरीवन इज गॉट बेटर, माशाल्लाह। इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं हमारे पास, और अच्छे रिजल्ट हैं, और खिदमत भी हम करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि दौरों की दवाई स्ट्रिक्टली ली जाए। ठीक है। आपने अभी जिक्र ही किया था कि खातून जब किचन में काम करती हैं, उनको दौरा पड़ता है, वो उनका मुंह जल जाता है। बर्न्स वार्ड का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन वही खवातीन और हजरात होते हैं जो मिर्गी की ट्रीटमेंट को सही तरह नहीं लेते
और फिर वो उनकी हलाकतें भी हो जाती हैं, उनके मुंह जल जाते हैं, उनकी बॉडी जल जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आप मखसूस मॉलेज के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट अगर चल रही हो उसको आप उसको नॉन कंप्लायंट ना हो, उसको सही तरीके से लें। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें, अगर आप इस तरह के पेशेंट हैं तो आप बाइक राइड्स ना करें, आप ड्राइविंग ना करें। अगर आप बाहर के मुल्कों की अगर बात करें तो बाकायदा उनको बैंड्स या कार्ड्स डाले जाते हैं जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, ताकि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो डील किया जा सके। क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन आप सोचें ना, अजीब सा लगेगा यहाँ पर आप किसी को कहें, या तो गर्म धूप हो रही होती है, आप किसी को बोले हैट पहन के चले जाओ तो कहेगा नहीं लोग देखेंगे। हमें लोगों की बड़ी फिक्र होती है। मैसेज यहाँ ये है कि हुजूर, अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं, इवन इफ यू टेकिंग ट्रीटमेंट, 1 से 2 साल तक आप ना मोटरसाइकिल चलाएं ना गाड़ी चलाएं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सुने, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो नॉट ओनली विल यू डाई, अगर 5 लोग बैठे हैं, 5 के 5 भी मर सकते हैं। बिल्कुल। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ ऑल दोज हु आर सिटिंग इन द कार। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये, और ये बहुत हो रहा है। इतने पेशेंट है मेरे मिर्गी के मरीज आए दिन आते हैं, मैंने कहा यार वो क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब उनकी बात ना करें, वो बेचारा मोटरसाइकिल चला रहा था, दौरा पड़ के मर गया। देखिए, मर, अगर मोटरसाइकिल दौरा पड़ गया तो ही डाई, तो मरना ही है ना, उसमें क्या होगा? उस लम्हे आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं करता। और उसके बावजूद, खैर वो तो बात की बात है कि जिस तरह के लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते, अब आए दिन हम देखते हैं हमारे इमरजेंसी में पड़े होते हैं, उनके दिमाग बाहर निकले होते हैं, उनका स्कल टूट के आधा हो गया होता है, आधा दिमाग वहां पड़ा होता है, आधा दिमाग वहां पड़ा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। हेलमेट, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, के हेलमेट इज सो इंपॉर्टेंट, सीट बेल्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट। वी ऑल डू द सेम मिस्टेक। मैं बताता हूँ, इन द यूनाइटेड स्टेट, इन एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, जहाँ पे लोगों को समझ आती है, जो राइडर है और जो पीछे बैठा है, इन दोनों को हेलमेट बांधना जरूरी है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत ज्यादा भी चोट लग जाएगी ना और का सर बच जाएगा आपका, यू विल सर्वाइव। यस, हेड इंजरी जो है वो आप सर्वाइव, वर्स्ट है, एंड इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। जी जी, ठीक है ना। और बच्चों में खास तौर पे मैं एक और बात बता रहा था, जी आप अभी मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि सलाम अटैक्स, ये याद रखें, ये चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट की या चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है हम कहते हैं सलाम अटैक्स, या उसको वेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये बच्चों में होता है, 4 से 8 महीने की उम्र में होता है। और ये अगर 1 साल के अंदर अंदर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो एक बड़े खतरनाक मर्ज में ये बच्चा मुब्तला हो जाता है या इवॉल्व हो जाता है, उसको लना हो गया, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो क्या होता है? आपको इसको रिकग्नाइज करना बड़ा जरूरी है। बच्चा जो है एकदम आगे जाता है सलाम की तरह, ही जस्ट गोज लाइक दिस, इट्स एन एपिलेप्सी, इट्स कॉल्ड सलाम अटैक्स, जैकनाइफ स्पैज़म। तो यूं करके जाता है, तो लोग कहते हैं ये तो साहब ये झुक रहा है, ये सलाम कर रहा है। सलाम नहीं कर रहा है, इसको सख्त किस्म के मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अगर आज 1 साल के अंदर अंदर आप ट्रीट नहीं करेंगे, इज गॉन फॉर लाइफ। डॉक्टर साहब आपने तो मुझे डरा ही दिया इस तरह की चीजें। आपको डराना नहीं, ये बताना बड़ा जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर वेरी क्लोज to commemorating the World Epilepsy Day or the International Epilepsy Day. It's very important कि ये awareness, ये पैगाम, ये आगाही दी जाए दुनिया, ये अब हमारे मुल्क में और हर जगह। हमें तो अपने मुल्क की जिम्मेदारी लेनी है। हमारे मुल्क में 2 मिलियन लोग जो हैं वो they're suffering from this disease called epilepsy. सही, लेकिन डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद मुझे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हुआ है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के प्रोग्राम के बाद आप आपके साथ जो भी हो रहा हो, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, एक बार जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि ये अच्छा डॉक्टर मिलना भी तो डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ आपकी खुशनसीबी है कि आपको अच्छा डॉक्टर जो है वो आज के दौर में मिल जाए और जो आपके प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉपर डायग्नोस कर सके। मेरी ही एक जानने वाली हैं, वो बाहर रहती हैं और उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उनको ट्यूमर था और सही टाइम पे पता चल गया, ट्यूमर निकल गया आराम से, बिल्कुल अच्छी हेल्दी। मुझे आपकी बात याद आई थी जब वो मैं बात करी थी कॉल पे, तो मुझे बताया गया, मैंने कहा अच्छा इतनी अच्छी हेल्दी अब हो गई हो, बात करी हो। तो वही वाली आपकी बात जो आप लास्ट प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर ट्यूमर टाइम पर नहीं पता चले तो फिर जो है वो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। बिफोर वी एंड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। खवातीन जो यंग लड़कियां होती हैं, मेरे पास 110 से ज़्यादा शायद हैं इस वक्त लड़कियां जिनका मैंने पूरा आर्टिकल बनाया था, डॉन में कई दफ़ा लिख चुका हूँ। अगर यंग लड़कियों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो उनको ट्रीटमेंट दें। और देखें, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी फियांसेस को है, जिनकी फ्रेंड्स को है और जिनसे वो शादी करना चाहते हैं। अगर उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज, प्लीज़।
और ना सिर्फ वो लड़की शादी के लिए बिल्कुल 100% फिट है, बल्कि वो लड़की जो है शी कैन ऑल्सो गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। ऐसी बेशुमार दवाइयाँ हैं। मेरे पास इतनी खवातीन हैं जो मेरे अंडर ट्रीटमेंट हैं, जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड को लेके आते हैं। प्लीज बी गुड टू देयर वाइव्स। ये कोई खतरनाक दौरे नहीं है, ये बनावट नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इनसाइड। और ये खातून जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, शी इज वेरी वेरी ट्रीटेबल एंड शी कैन लिव अ नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली यही आज मकसद है कि आप इस बात को समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने इस तरह स्टार्ट में कहा था कि ये मिर्गी का लफ्ज़ इतना खौफनाक है कि हमने एक दूसरे के लिए इसे बहुत ही खौफनाक चीज़ बना दिया। शायद इसको हमने लाइलाज समझ लिया है। ये एक लाइलाज मर्ज़ नहीं है, इसके लिए दवाएं मौजूद हैं। आप ट्रीटमेंट करवाइए और ये ऐसा शख्स जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि वक्त हमारे पास अब ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ऐसी कंडीशन में अल्लाह ना करे सड़क पे किसी के साथ कुछ हो जाता है, आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, कहीं पर भी आप एकदम से बिल्कुल लॉस्ट होकर गिरते हैं, हमने बताया तो नहीं है कि आप बताएंगे तो आपको लगता है कि लोग आपको जो है वो अलग से ट्रीट करने लग जाएंगे, तो वो क्या रहा होता है, कोई मुंह खोलने की कोशिश कर रहा होता है, कोई पानी डाल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो क्या करना चाहिए अगर आपके सामने एक शख्स एक फौरन गिर गया है? उसको आप लिटा दें, उसको कंफर्टेबल रखें, उसको चोट ना लगने दें। घरों में जिनकी घरें उनकी एजेस जो हैं उनको आप कवर करें और ऐसी चीज़ ना रखें जहाँ पे वो स्लिप हो सकें या किसी जगह पे जाके लग सकें। यू नो, ये ऑल दिस हैज़ टू बी डन। ये वो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें जिनके घर में दौरे पड़ते हैं, ताकि वो उनको कोई चोट वोट ना लगे सके। और ये मैं बताता चलूँ कि बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी इस वक्त बहुत काम कर रही है। यंग लोग ऊपर आए हैं, उन्होंने बहुत सी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, उन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं एपिलेप्सी पे, तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन व्हाट वी नीड इज टास्क फोर्स इन दिस कंट्री, वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, ताकि हम जो हमारा जो गुरबा है वो उनको जो दौरे पड़ते हैं वो माजूरियत से बच जाएं और उनके दौरे कंट्रोल में। वी हैव एवरीथिंग विद अस इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। सही, हम अगर बड़े शहरों की बात करें तो डेफिनेटली इतनी अवेयरनेस है कि हम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अगर मैं आज भी अपने गांव देहातों की बात करूँ ना, तो वहाँ पर एक मिर्गी के मरीज़ को जो है वो बहुत ही अलग तरह से डॉक्टर साहब जो है वो ट्रीट किया जाता है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि कहीं ना कहीं किसी की ज़बान से जो है ये मैसेज दूसरों तक जा सके कि ये लाइलाज नहीं है, ये कोई जिन और आसेब का साया नहीं है, इसमें उस मरीज़ को मार पिटाई करने की, उसको ज़रूर आप दुआ करें। हमें सिखाया गया है कि दवा भी ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूरी है, लेकिन दवा करें साथ दुआ भी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है दोनों चीज़ों से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए कि क्या मैं भी जिस तरह आपसे पूछ रही थी कि वजह क्या होती है कि एक शख्स जो है वो मिर्गी में मुब्तला हो जाता है। मैंने आपको कहा था जो एक मिर्गी होती है जो सबसे कॉमन होती है, जो 60% होती है, उसको कहते हैं इडियोपैथिक ग्रैंड माल एपिलेप्सी। उसकी कोई वजह पता नहीं चलती क्यों हो रही है, ठीक है ना, उसको कोई वजह नहीं होती। उसको इडियोपैथिक भी कहते हैं, क्रिप्टोजेनिक भी कहते हैं, कोई सर्टन चीज़ नहीं होती। बच्चों में ख़ास तौर पर देखें, चोट से लगने से, इन्फेक्शन से, एनकेफ्लाइटिस दिमाग की बीमारियों से, और सबसे बड़ी बात है कि नमकियात की कमी से, यानी सोडियम की कमी हाइपोनेट्रीमिया, मैग्नीशियम एक चीज़ होती है उसकी कमी हाइपोमैग्नीसीमिया, पोटेशियम की कमी हाइपोकैलीमिया, और उसके साथ शुगर की कमी हाइपोग्लाइसीमिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें। जब भी कोई मिर्गी का मरीज आए, पहले उनकी इलेक्ट्रोलाइट करवाएं, उनके देखें नमकियात उनकी नॉर्मल है कि नहीं है। चोट लगने के बाद मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, किसी को सर पे चोट लग जाए मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, और ट्यूमर से पढ़ सकते हैं, एन्यूरिज्म से पढ़ सकते हैं, बेशुमार। अगर किसी किस्म का भी खलल दिमाग के अंदर आ जाए कि उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, उसके सीजर के अंदर की जो एक्टिविटी बढ़ जाए किसी भी वजह से, तो वहाँ से फोकस आता है दौरों का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान के दिमाग को सेफ रखा जाए और उसको जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया तो जाए। ये माइंड जो ये सर्किट है ना हमारा, ठीक है, तो आपने कहा सीजर्स अगर बार बार हो रहे होंगे तो आप सोचें वो सर्किट तो एकदम से बर्स्ट करेगा और ख़त्म हो जाएगा उसकी वायरिंग वगैरह हर चीज़। तो ये तो फिर अल्लाह का, आप देखें ना, अल्लाह की कुदरत को कहते हैं ना, फबी ये आला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और यही हकीकत है कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये तमाम चीज़ें हैं क्या। बट येस, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट जो एपिलेप्सी का पेशेंट है और वो 2 साल, आपने कहा 3 साल दवाएं खाता है, उसके बाद क्या ये श्योरिटी है कि उसको दोबारा वो चीज़ नहीं होगी? श्योरिटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन देयर इज एवरी लाइकलीहुड, यानी चांसेस हैं कि उसको फिर दोबारा नहीं दौरा पड़ेगा। हर दौरे के बाद जब दौरा कंट्रोल होगा, आफ्टर द कंट्रोल 3 years,
आफ्टर कंट्रोल 3 ईयर्स, उसके बाद आप उनकी ईजी कराएंगे। अगर ईजी का टेस्ट नॉर्मल आएगा, आप आहिस्ता आहिस्ता दवाई को टैपर करते चले जाएंगे। अगर वो मौरूसी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मौरूसी जो दौरे हैं उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। अगर वो इडियोपैथिक है, स्पोरेडिक है, सिंगल को पड़ा हुआ है, then that can be treated as well। और बड़ा अच्छा खासा ट्रीटमेंट है बच्चों में, बड़ों में। बट यू मस्ट नो कि एक तो उसकी वजह क्या है, उसकी बेसिक कॉज है, उसको तो आप ट्रीट करें। अगर एक बच्चे को अटैक्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो रहे हैं, आप उनको शुगर के वो उसको एवेल्यूएट नहीं कर रहे और आप मिर्गी दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ही विल कंटिन्यू हैव सीजर। तो यू मस्ट नो, तशफीश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वजह है उसके दौरे की। सही। और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मरीज़ जो डायबिटिक हैं उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ हम कहते हैं कि हाई शुगर जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचा सकती है, आपकी आँखें, आपकी किडनीज, आपकी बॉडी को ख़त्म करती है। वहीं अगर लो शुगर हो जाए तो वो भी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, जानलेवा तक साबित हो जाती है। दिमाग के जो शरियाने हैं ना, उनको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोज की जरूरत, सारा ग्लूकोज जो है ना, ये दिमाग जो है, मैंने पहले बताया, जिस्म का लाडला है। इट विल नीड द मोस्ट अमाउंट ऑफ शुगर। अगर नहीं आप देंगे तो वो दे विल ईदर फेल टू फंक्शन और दे विल डाई द न्यूरॉन्स। सही। अच्छा, हम बच्चों को ज़्यादा मीठा, वो शायद उनको ग्लूकोज की जरूरत, मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बड़ों को प्रॉब्लम होता है। अच्छा, लेकिन बड़े जो हैं वो तो सो कॉल्ड क्या कहते हैं, डाइटिंग के चक्कर में या बाकी हमें फिट रहने के चक्कर में हम बिल्कुल ग्लूकोज या इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ देते हैं हम, चलो चाय में भी आप शुगर, आपको ग्लूकोज तो चाहिए ना। नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जिनको ब्लड प्रेशर है वो जब नमक छोड़ देते हैं 2-3 महीने के लिए, वो बेहोश हालत में हमारे पास आते हैं, उनके अंदर सोडियम ही नहीं होता। फिर हम सोडियम जब उनको रिप्लेनिश करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। राइट। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नींद का बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है मिर्गी से। खवातीन को हम ट्रीट करते हैं, यंग लोगों को ट्रीट करते हैं, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक रात वो 4 बजे तक जागती है मायूं की वजह से और उसको दौरा पड़ जाता है महफिल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लीप, आप कितनी भी दवाई देंगे और नींद पूरी नहीं करेंगे फिर दौरा पड़ेगा। राइट। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपने लोगों तक जो भी इस वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, आई होप इससे आपको फ़ायदा भी हो। फिर कहूँगी मिर्गी लाइलाज नहीं है। ऐसे मर्ज़ को चाहिए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाए और दवाएं इस्तेमाल करे ताकि एक अच्छी और नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजार सके। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।